नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच का तनाव अब खुलकर सामने आ गया है। ये तल्खी तब और बढ़ गई जब सीएम फडणवीस ने बीजेपी पर शिंदे के रावण वाले तंज का बुधवार को जवाब दिया। फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं उन्हें नजरअंदाज करें। वो कह सकते हैं कि वो हमारी लंका जलाएंगे। हम लंका में नहीं रहते, हम राम के अनुयायी हैं, रावण के नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हम ही जय श्री राम का जाप करने वाले हैं। हमने कल ही अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वज का अनावरण किया है। हम भगवान राम की पूजा करने वाली पार्टी हैं। हम लंका जलाएंगे। बता दें, इससे कुछ दिन पहले पालघर में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए शिवसेना नेता शिंदे ने बीजेपी के नाम लिए बिना उसकी तुलना रावण से की थी। शिंदे ने कहा था रावण को भी अहंकार था और इसीलिए उसकी लंका जल गई थी। आपको भी 2 दिसंबर को ऐसा ही करना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ मिलकर कर्नाटक में नेतृत्व के मुद्दे को सुलझाएंगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा मजबूती से पेश कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि वो इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के साथ इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जरूरत पड़ने पर मध्यस्थता भी करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले खड़गे और राहुल गांधी की मुलाकात होने की उम्मीद है, जहां वो कर्नाटक की राजनीति स्थिति का आकलन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री शिव कुमार को दिल्ली बुलाया जाएगा। माना जा रहा है ये बैठक शुक्रवार या शनिवार को सोनिया गांधी की उपस्थिति में दिल्ली में हो सकती है। राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी पुष्टि की है कि यह बैठक सप्ताहांत यानी वीकेंड पर दिल्ली में होने की संभावना है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच अब कांग्रेस के कुछ विधायक खुले तौर पर डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली जाकर पार्टी नेताओं से मुलाकात करने वाले कई विधायकों ने कहा है कि हाईकमान जल्द फैसला करेगा और उन्हें भरोसा है कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। रमणागरा के विधायक इकबाल हुसैन ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, 200% भरोसा है कि डीके शिवकुमार जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हाईकमान फैसला करेगा। हमारे नेता शिव कुमार ने कहा है कि सत्ता हस्तांतरण का फॉर्मूला 5-6 बड़े नेताओं के बीच एक सीक्रेट डील है और वही लोग अंतिम फैसला करेंगे। कुछ विधायकों ने हाईकमान से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री पद पर चल रही कंफ्यूजन को खत्म किया जाए। वहीं कुछ ने कहा है कि कैबिनेट के संभावित फेरबदल में युवाओं और नए चेहरों को भी मौका दिया जाए। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव की अटकलों के बीच राज्य के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब वो यानी सिद्धरामैया मुख्यमंत्री हैं तो इस बात पर क्यों हो रही है बातें। ये चीजें यानी कैबिनेट में बदलाव नेतृत्व के ऊपर है, वो ही फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र 8 दिसंबर को शुरू हो रहा है। बदलाव, विस्तार, ये सब प्रशासनिक कामकाज का हिस्सा है। इन अटकलों को तब और हवा मिली जब उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खेमे में हो रही हलचल को लेकर बीजेपी ने तंज करते हुए एक एआई वीडियो साझा किया। कर्नाटक बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया जिसमें डीके शिवकुमार ऑनलाइन शॉपिंग में सीएम की कुर्सी खोज रहे हैं और उसमें आउट ऑफ स्टॉक लिखकर आ रहा है। मंगलवार को डीके शिवकुमार ने एक्स पर लिखा, हमें अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करना चाहिए। 2 दिन पहले एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक में कुछ विस्फोटक राजनीतिक घटनाक्रम की बात कही थी और संकेत दिया था कि डीके शिवकुमार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में हैं। इस पर डीके शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, मैं कुमारस्वामी को चुनौती देता हूं कि वो साबित करें मैं अमित शाह के संपर्क में हूं। अगर वो साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि मई 2023 में सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले कांग्रेस नेतृत्व स्तर पर कुछ गुप्त समझौता हुआ था जिसकी जानकारी केवल 5-6 लोगों को ही है। कनकपुरा में मीडिया से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं उस राज पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता। हम सब अपने जमीर की आवाज के अनुसार काम करेंगे। उनके इस बयान को पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि वो अभी उस समझौते की बात बताकर पार्टी को कमजोर या शर्मिंदा नहीं करना चाहेंगे। कर्नाटक की राजनीति में ये बयान नई हलचल पैदा कर रहा है क्योंकि लंबे समय से ये चर्चा है कि सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला तय हुआ था। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को दिल्ली में अपने आवास पर बिहार चुनाव से जुड़ी पार्टी नेताओं के साथ एक डिनर मीटिंग की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राज्य प्रभारी विनोद तावड़े समेत कई अन्य राज्य नेता मौजूद रहे।
सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को पूरे देश की जीत बताया। उन्होंने कहा ये जनादेश से घुसपैठियों को हटाने के हर भारतीय के संकल्प को दिखाता है। शाह ने कथित तौर पर कहा कि बिहार की जनता ने मोदी नीतीश की इस साझेदारी का तहे दिल से समर्थन किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बैठक को संबोधित किया और आगामी पश्चिम बंगाल और असम चुनावों के लिए बिहार अभियान से सबक सीखने पर बात कही। इस डिनर मीटिंग में बिहार चुनाव की रणनीति और आगे की तैयारियों पर भी मंथन हुआ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ से अपील की कि वो काम के बढ़ते दबाव के कारण आत्महत्या जैसे कोई चरम कदम न उठाएं। यह अपील राज्य में चल रही विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया यानी एसआईआर के बीच 3 बीएलओ की मौत की बड़ी चिंताओं के बाद आई है। एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान ममता बनर्जी ने कहा, आप आत्महत्या न करें क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। फिर भी अधिकारियों को कोई दया नहीं है और उन्हें बीएलओ से मिलने और उनकी बात सुनने में ही 48 घंटे लग गए। मुख्यमंत्री ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल सहित अन्य राज्यों में भी बीएलओ की मौत का हवाला दिया और दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार बीएलओ हर जगह मर रहे थे। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों पर विरोध कर रहे बीएलओ से न मिलने और उनकी शिकायतें न सुनने के लिए कड़ा रुख भी अपनाया। ममता ने कहा कि उनकी मांगें जायज हैं, लेकिन अपनी शिकायतें सुनाने के लिए उन्हें सीईओ से मिलने के लिए 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इन बुनियादी मांगों को सुनने के लिए क्या उन्हें इतने समय की जरूरत थी? उनमें इतना अहंकार क्यों है? अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धार्मिक ध्वज यानी धर्म ध्वज फहराए जाने पर पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा गहरी चिंता व्यक्त की जाने के एक दिन बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद की टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को अपने ही देश में कट्टरता और दमन के रिकॉर्ड पर ध्यान देने की नसीहत दी। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने इन रिपोर्ट की गई टिप्पणियों को देखा है और उन्हें उस अवमानना के साथ खारिज करते हैं जिसके वो पात्र हैं। उन्होंने आगे कहा, पाखंडी उपदेश देने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो अपनी निगाहें भीतर की ओर करे और अपने मानवाधिकारों के भयानक रिकॉर्ड पर ध्यान फोकस करे। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को देशवासियों के नाम एक पत्र जारी किया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करें ताकि विकसित भारत के निर्माण में सार्थक योगदान दिया जा सके। पीएम मोदी ने संविधान की यात्रा को याद करते हुए कहा, ये पवित्र दस्तावेज देश को स्पष्ट दिशा और मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ाता रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में एनडीए सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि संविधान की ही ताकत है कि एक बेहद साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाला व्यक्ति भी 24 साल से अधिक समय तक लगातार सरकार का नेतृत्व कर पा रहा है। मोदी ने 2014 के उन पलों को भी याद किया जब वो पहली बार संसद पहुंचे थे और लोकतंत्र के इस मंदिर की सीढ़ियों को नमन किया था। उन्होंने कहा कि 2019 में फिर से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने संविधान को अपने माथे से लगाया था। ये उनके सम्मान का प्रतीक है। पीएम के अनुसार इस साल का संविधान दिवस कई मायनों में खास है। उन्होंने कहा कि संविधान ने भारत के करोड़ों लोगों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस दिया है। संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर हो, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और एक नागरिक की आवाज है। जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित हैं। आइए हम प्रण लें कि हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। इसके साथ ही राहुल ने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरएसएस और बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ का काम शुरू से ही संविधान को कमजोर करना रहा है और इसी रास्ते पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी आगे बढ़ रहे हैं। जयराम रमेश के मुताबिक दोनों नेता संवैधानिक सिद्धांतों को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर कर रहे हैं। हांगकांग में एक ऊंची इमारत में लगी भीषण आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 44 हो गई है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी, जबकि आग अभी भी सुलग रही थी। पुलिस ने बताया कि आग के सिलसिले में 3 संदिग्धों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उन्हें किस विशिष्ट कार्य के लिए आरोपी बनाया गया है, इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। शहर में दशकों में हुई सबसे भीषण आग में अभी भी सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये आग बुधवार दोपहर को ताई तोपो जिले के वांगफुक पोर्ट में एक
8 इमारती परिसर में लगी, जिसमें 2000 अपार्टमेंट यूनिट्स हैं। ये घटना चीनी वित्तीय केंद्र हांगकांग को स्तब्ध कर रही है, जो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और सबसे ऊंची आवासीय इमारतों वाले शहरों में से एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की उनकी योजना फाइन ट्यून कर ली गई है, यानी उसे पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। ट्रंप ने बताया है कि वो अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने भेज रहे हैं, जबकि अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्क्रॉल यूक्रेन अधिकारियों से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि आगे चलकर वो खुद भी पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब मौजूदा बातचीत में और प्रगति हो जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.